पढ़ते कहानी ट्रेडल। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उसके बारे में पढ़ते हैं। तमिल एक प्राचीन भाषा है। तमिल भाषी मानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है वहीं से शुरू करते हैं हम लोग, जहाँ से बात की जाती है। तमिल कहानी को उन्नति के शिखर पर पहुँचाने वाले कहानीकारों में पद्दुम पैत्रिन, वी.एस. रमैया, नारायण नेतने, राम गोपालन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा है 1950 के आसपास तमिल कहानी का दृश्य परिवर्तित होने लगा। इस बदलते परिदृश्य और परिवर्तित सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को सुंदर रामास्वामी, जयकांत नाथ सारथी, J.M. हुसैन, कर्णन राजम कृष्णन और चूड़ामणि, S. लक्ष्मी सुब्रमण्यम आदि को अपनी सृजन धर्मिता में उकेरने का प्रयास किया है। ठीक है। इसके बाद सामाजिक यथार्थ के विविध पहलुओं को अंकित करने में इन कहानीकारों ने सफलता हासिल की है। नारी शिक्षा, नारी पहलुओं को अंकित करने में भी इन कहानीकारों ने सफलता हासिल की है। नारी शिक्षा, नारी की सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता, परिवार नियोजन, राजनीतिक चहल पहल, पारिवारिक संबंध आदि को अपनाकर तमिल कहानीकारों ने तमिल कहानी की दिशा बदल दी। ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणात्मक, जासूसी, बाल सुलभ कहानियाँ आदि भी लिखी जाने लगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तमिल कहानी साहित्य अत्यंत समृद्ध है। एक ही कालखंड में कई प्रकार की कहानियाँ लिखी गई। इससे मालूम होता है कि तमिल कहानी साहित्य में सर्वदा वैविध्य मौजूद रहा है। दंडपाणि जयकांत ने तमिल कहानी को उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचाया, उसे गुणात्मक श्रेष्ठता प्रदान की। उनकी प्रारंभिक कहानियों में मार्क्सवाद का प्रभाव है तो परिवर्तित कहानियों में फ्रायवाद का। के.ए. जमुना ने जयकांत की कहानियों के बारे में लिखा। जयकांत समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति की परिस्थिति, उसकी समस्याओं से परिचित थे। उन्होंने समाज के प्राय सभी वर्ग के व्यक्तियों को अपनी कहानियों का पात्र बनाया है। उनकी कहानियों में सर्वत्र पात्र अनुकूल भाषा का प्रयोग दृष्टिगत होता है। स्वयं जयकांत ने अपनी कहानियों के बारे में कहा कि मेरी कहानियाँ खाली समय बिताने अथवा यूं ही समय नष्ट करने का एक साधन नहीं है। इस कथन से साफ पता चलता है कि जयकांत की कहानियाँ मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई हैं, टाइम पास करने के लिए भी नहीं। उनकी कहानियाँ पढ़कर पाठक के हृदय में उथल पुथल होती है। पाठक सोचने के लिए विवश हो जाता है कि जयकांत की कहानियों का पाठक उद्वेलित होता है, आंदोलित होता है। आइए हम लोग ट्रेडमिल कहानी की संवेदना और उसके विविध संदर्भों को सामने लाने का प्रयास करते हैं। आपने ट्रेडमिल कहानी पढ़ने के बाद जरूर इस बात का एहसास किया होगा कि इसमें छापे खाने का जीवन चित्रित हुआ। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम जान लें कि ट्रेडमिल है क्या। दरअसल ट्रेडल वह मशीन है जिसे पाँव की सहायता से चलाया जाता है। संभवतः अपने छोटे शहर या कस्बे में यह मशीन देखी होगी। पाँव से चलाई जाने वाली इस मशीन में छपाई का काम होता है। कहानी में वर्णित छापा खाना, छोटा सा मुद्रायन यानी प्रेस के बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ा उससे यह स्पष्ट हो गया है कि कहानीकार ने उसका फोटोग्राफिक वर्णन प्रस्तुत किया है। मानो कहानीकार एक गाइड बनकर उस प्रेस की छोटी से छोटी चीज़ के बारे में आपको बता रहा हो। हालांकि कहानीकार प्रेस सामग्री, मशीन छपकर आने से पहले की स्थितियों के बारे में भले आपको परिचित करा रहा हो, लेकिन उसका लक्ष्य कुछ और है। अति संक्षेप में कहें तो ट्रेडल मशीन को क्रियाशील करने वाले मजदूर के विनायक मूर्ति
के बारे में, उसकी जीवन स्थितियों के बारे में संवेदनात्मक चित्रण करना ही कहानीकार का मूल लक्ष्य है। कहानीकार ने कहानी के संदर्भ में छापे कहानी के वातावरण को सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे छापाखाने के जीवन से परिचित होने की भूमिका तैयार हो जाती है। ट्रिंग ट्रिंग जो ट्रेडमिल की आवाज़ होती है, अंधेरी गुफा सरीखा के माध्यम से प्रेस की ज़िंदगी के बारे में अनुमान किया जा सकता है। यहाँ प्रेस के मालिक हैं मधुरेश मुदलियार और एक कर्मचारी अथवा मजदूर विनायक मूर्ति है। वह कंपोजिटर है, बाइंडर है, मशीन मैन भी है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पर काम का कितना बड़ा बोझा है। पूरे छापाखाने में अधिकांश समय वह अकेले काम पर जुटा रहता है। कागज में मशीन, इंक, कार्ड, टाइप सेटिंग आदि के बीच में पिछले 12 साल से जीवन व्यतीत कर रहा, पेडल मार कर मशीन चलाता रहता है। इसी बीच उसे हर्निया हो जाता है। ऑपरेशन के बाद उसे विवाह न करने की सलाह दी जाती है। एकाकी दुख जीवन उस अंधेरी गुफा में बिताने के लिए विवश होता है। बीमारी, दर्द और अपना अपमान को साथी बनाने के लिए लाचार होता है कि विनायक मूर्ति के बहाने कहानीकार ने छापाखाने में काम करने वाले मजदूरों की शोचनीय जीवन स्थिति को मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप देश भर में मशीनें छा गईं। वैज्ञानिक साधन तेजी से विकसित हुए। इस संदर्भ में पूंजी ने अपना प्रभाव विस्तार किया। उसने अपनी सभ्यता ही विकसित कर ली, पूंजीवादी सभ्यता। इस सभ्यता ने एक नया वर्ग खड़ा कर दिया तो जो मजदूर वर्ग के नाम से जाना गया। पूंजी के अधिकारों ने श्रम को खरीदना शुरू किया। श्रम की खरीद को लेकर संघर्ष हुआ। आपने ध्यान दिया होगा कि ट्रेडल शीर्षक कहानी में मालिक कर्मचारी के संबंध में एक विलक्षणता, इन दोनों के संबंध में लगाव और तनाव भी है। शोषण है तो अपनापन भी। ऐसा क्यों? दरअसल 60 के दशक में पूंजी का प्रवेश हो रहा था। वह पूरी तरह से भारतीयता को अपने कब्जे में नहीं कर पाई थी। थोड़ी सी संवेदनशीलता ही सही जीवित थी। आत्मीयता के कुछ क्षण अब भी शेष थे। इसी लिए संबंधों के बीच एक लगाव मौजूद है। ट्रेडल कहानी के हवाले आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक मगरेशु मुदलियार का कर्मचारी है के विनायक मूर्ति। 12 साल पहले उसने प्रिंटिंग प्रेस में कंपोजिटर के तौर पर योगदान दिया था। अब उसकी उम्र 30 साल की है। अब वह केवल अक्षर की योजना नहीं करता बल्कि बाइंडिंग का काम भी करता है, मशीन भी चलाता है। विनायक मूर्ति एक अति विश्वस्त कर्मचारी है। किसी इतवार को वह अपनी दादी के यहाँ गया हुआ था। उसने मालिक मुदलियार को सूचना दी कि दादी ने उसके लिए कोई लड़की देख रखी है। विनायक मूर्ति मालिक से 100 रुपये की पेशगी मांगता है तो मुदलियार मुदित भाव से मान भी लेता है। इसके पश्चात जयकांत कहानी में जो उल्लेख करते हैं कि उससे मुदलियार के हृदय में बची हुई संवेदनशीलता और पूंजी की संपूर्ण सत्ता के कब्जे से बचे रहने का प्रमाण मिलता है। बाहर निकलते हुए मुदलियार ने अपने आसपास कहा, पट्टे की उम्र हो गई है। जब हमारे पास आया था 18 साल का छोकरा था। हमारे सिवा इसका आप अपना कौन है? शादी में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। अपने कर्मचारी के विवाह में कोई कसर न होने देने की इच्छा से यह भी सिद्ध होता है कि मुदलियार में इंसानियत जीवित है। अतः इसे आप अच्छे संबंध में निहित लगाव कह सकते हैं। मालिक और कर्मचारी के संबंध में एक तनाव भी ट्रेडल कहानी में मौजूद है। आपको मालूम है कि विनायक मूर्ति का वेतन 20 रुपये है, लेकिन काम के भीड़ और मुदलियार के मूड के मुताबिक चाय पीने या नाश्ता करने के लिए समय समय पर मिलने वाली फालतू आमदनी को जोड़ दे तो तनख्वाह 30 रुपये तक पहुंच जाए। यह विनायक मूर्ति को कर्मचारी कहा गया है, लेकिन उसके काम का जो शोषण हो रहा है
तथा उसे जो दिन रात एक करते हुए श्रम करना पड़ता है, इसके आधार पर विनायक मूर्ति को आप मजदूर भी कह सकते हैं। 20 साल का प्रेस है, 12 वर्षों से विनायक मूर्ति कार्यरत है। उसके श्रम के आधार पर मालिक ने एक छोटा सा मकान बना लिया है। विनायक मूर्ति दाल भात खाकर जीवित है। मशीन में गड़बड़ी आती है तो पल भर के लिए मशीन बंद हो गई। मुदलियार ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अबे मशीन क्यों बंद कर दी? ग्राहक अभी आने वाला ही है, समझे? अबे मालिक की भाषा है, अपने वर्चस्व कायम करने की भाषा। काम का दबाव बना यानी प्रेशर हमेशा नौकर पर डालता है, नौकर काम के बोझ से दबा हुआ रहता है। एक दूसरा प्रसंग है, जब विनायक मूर्ति को थोड़ा मजाक सूझता है तो मुदलियार ने चिल्लाना शुरू किया, क्या चल रहा है? आजकल उल्टा सीधा काम करने लग गया है, क्या बात है? अरे किसने तुझे डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा? बाहर जाते हुए मैं कौन सा काम बता के गया और तू क्या काम कर रहा है? मैंने कहा था कि कार्ड का काम पूरा करने के बाद अभिनंदन पत्र को मशीन पर चढ़ा ले। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मुदलियार का हुक्म, चाहे रात हो जाए, आज उसे पूरा करना ही है। इस प्रकार मालिक और मजदूर एक तनाव जारी रहता है, लेकिन इसमें मजदूर या कर्मचारी का कोई विरोध नहीं है, संघर्ष भी नहीं। लेकिन क्यों ऐसा हो सकता है कि कहानीकार जयकांत ने बिना विरोध प्रदर्शित कराए भी पूरा विरोध दिखाया है। कहानी के पाठक विनायक मूर्ति की दुखद स्थितियों के साथ हो जाते हैं। ऐसा होना किसी विरोध से कम नहीं माना जा सकता। यह भी हो सकता है कि विनायक मूर्ति की लाचारी और विवशता को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य हो। बावजूद इस तनाव के लगाव भी है, भले ही यह लगाव मुदलियार के हृदय में हो। पसीने से तरबतर विनायक को देखकर, उसका पैर पेडल पर ताबड़तोड़ चलते देखकर, फुर्ती से काम करते हुए विनायक को देखकर मुदलियार ने मन ही मन में कहा, बेचारा बैल की तरह काम करता है, फिर ले ये पैसे रात के खाने के लिए रख ले। अंत कहा जा सकता है कि आलोच्य कहानी में मालिक कर्मचारी का संबंध एक खास प्रकार का है। जहाँ लगाव है तो तनाव भी। जयकांत ने ट्रेडमिल के कथानायक के जीवन का सूक्ष्म अध्ययन कर उसका चित्रण किया है। पीड़ित, दलित, शोषित, निर्धन मजदूर जीवन समस्याओं के अंकन के साथ साथ उनके हृदय की गहराई में उतरकर जैसे चित्रण जयकांत ने किया है, वैसा किसी भी तमिल कहानीकार नहीं कर पाया है। इस संदर्भ में डॉक्टर के जमुना ने लिखा है, समाज द्वारा तिरस्कृत, अपमानित एवं उपेक्षित लोगों को उन्होंने सहानुभूति की दृष्टि से देखा और उनके जीवन का चित्रण अपनी कहानियों में किया। टूटी फूटी झोपड़ियों में प्लेटफॉर्म पर जीवन बिताते हुए मुट्ठी भर अन्न के लिए तड़प तड़प कर प्राण देने वाले निर्धन लोगों के दुख दर्द की जितनी सजीवता से जयकांत ने प्रस्तुत किया, वैसा दूसरे किसी तमिल कहानीकार ने नहीं किया। इसके पहले पढ़ा कि विनायक मूर्ति अपने मालिक के मूड पर जीवित रहता है। कभी मुदलियार प्रसन्न होकर अठन्नी दे देता तो कभी मूड ठीक रहे तो चाय के लिए चवन्नी दे देते हैं। भोजन के है दाल भात अनवरत काम। निर्धन मजदूरों के जीवन में घोर निसंगता, वह कहीं न कहीं अकेलेपन का शिकार भी हैं। वह अचानक बीमार ग्रस्त हो जाता है, भयानक दर्द उठता है, पेट में अतड़ियाँ मनोने लगती हैं, हार्निया का ऑपरेशन हुआ सरकारी अस्पताल में। उसके जीवन के बारे में जयकांत ने 3 शब्द पेश किए हैं। इन्हीं 3 शब्दों में मजदूर का जीवन पूर्णतः अभिवंचित हो जाता है। बीमारी, दर्द और अपमान। मजदूर भी मनुष्य होते हैं, उनके भी कुछ सपने होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए वे जीवित रहते हैं, दर्द सहते हैं, अपमान झेलते हैं। उनके सपनों का संबंध न तो अंकित पूंजी के अकूत पूंजी के स्वामी बनने से है और न ही राजाधिराज या सम्राट की ऊंची कुर्सी से होता है। सपने छोटे छोटे होते हैं, आजीविका से संबंधित अथवा जीवन की आवश्यकता से जुड़े
होते हैं वे सपने। विनायक मूर्ति का भी एक सपना था, छोटा सा विवाह करने का सपना, घर बसाने का सपना। जैसे निर्धनों का कोई सपना कभी साकार नहीं हो पाता, वैसे विनायक मूर्ति का सपना भी चूर चूर हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है जब विनायक मूर्ति जब ऑपरेशन हो के बाद महीने भर अस्पताल में बिताने के बाद छुट्टी मिलती है। डॉक्टर की सलाह सुनकर वह ऐसा महसूस करता है कि मानो उसे दिल के अंदर चुपके से एक बम बनाकर फूट पड़ा। डॉक्टर की हिदायत थी कि तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। अव्वल तो ऐसी इच्छा उठेगी ही नहीं, फिर भी दूसरों के दबाव में आकर कहीं शादी न कर लेना। लगभग पिछले 12 वर्षों से सजाया संवारा गया सपना मिट्टी में मिल गया। 30 बरस के नौजवान विनायक मूर्ति के लिए इससे बड़ा वज्रपात भला और क्या हो सकता है। काम पर लौटता है तो मुदलियार उसका वेतन 10 रुपये बढ़ा देता है। विवाह के लिए पेशगी के तौर पर 100 रुपये देने का ऐलान भी कर देता है। कैसी विडंबना है कि विनायक मूर्ति के जीवन में कि वह गुप्त स्थान के घाव को दिखा भी नहीं पा रहा है और सहन भी नहीं कर पा रहा है। दरअसल विनायक मूर्ति का सपना टूटना यानी मजदूर वर्ग के स्वप्न भंग है। विनायक मूर्ति के स्थान पर किसी कर्मचारी मजदूर का नाम रख ले तो फर्क नहीं पड़ता है। प्रसंगतः यह उल्लेख किया जा सकता है कि आज़ादी के बाद भारतीय मजदूर वर्ग और निराश्रित लोगों की करुण चित्कार जयकांत के अनेक कहानियों में सुनाई पड़ती है। यदि कभी आपको अवसर मिले तो आप ओवर टाइम ये उनकी और कहानियों के बारे में लिखा गया है। उसका सपना है कि वह अपनी बेटी का ये नहीं है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं टर्टल कहानी ओवर टाइम के आगे की कहानी। यह इसीलिए कि विनायक मूर्ति का सपना चूर चूर हो जाता है पर वह अदम्य जिजीवशा प्रकट करता है। जीवन यथार्थ को जुटलाने के प्रयास में वह वेस्ट शीट ही सही मशीन रोककर गैसों के बीच में तह करके रखते हुए कागज निकाल कर देखता है कि विनायक मूर्ति और सौभाग्यवती अनसुईया का शुभ विवाह। जीवन में अभावों से जूझने के बावजूद वह पराजित होना नहीं चाहता है। किसी कार्ड में चिरंजीवी श्रीधर छपा हुआ था तो उसने अपने उन 7 अक्षरों के बदले अपना नाम सेट कर लिया कि विनायक मूर्ति। इस शरारत से उसके संघर्ष में जीवन दुख भरी जिंदगी में पल भर की मुस्कान छा जाती है जो आने वाले दुख के पहाड़ को लांघने के लिए पर्याप्त होती है। इस प्रकार प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवन सुधा रस का संधान कर लेना मजदूर वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता है। सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक जीवन साथी का होना बहुत आवश्यक है वाले वाक्य में सुखमय के स्थान पर दुखमय छप गया था। इस पर विनायक को एकाएक हंसी आ गई, ठहाका मारकर हंस पड़ा। तमाम कष्ट झेलते हुए, अभावों में जीते हुए, असुविधाओं का सामना करते विनायक मूर्ति का जीने का ढंग निराला है, अद्भुत है। यह विशिष्टता मजदूर वर्ग की है जिसे कहानीकार ने अत्यंत सहज और स्वाभाविक ढंग से उकेरने का सफल प्रयास किया है। इसीलिए यह कहानी बेजोड़ है। और अनय भी। यह कहानी हमें निराश नहीं करती, आशावान बनाती है। कहानी हमें यह भी बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन को अर्थप्रद बनाया जा सकता है, उसे नई अर्थवत्ता प्रदान की जा सकती है। जीवन के मूल मंत्र का प्रचार किया जा सकता है। कटुतिक्त रस का पान करते हुए मानवता की रक्षा की जा सकती है। जीवन की एक सत्ता और मोनोटोनी को भी अस्वीकारा जा सकता है। यांत्रिक जीवन की असह्य वेदना को सहन करने मनुष्यता को बचाए रखने के लिए प्रयास किया जा सकता है। टूटते बिखरते चूर चूर होते सपनों के समय में भी जीवन रस का अन्वेषण किया जा सकता है। और ये कहानी ख़त्म हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे प्राणधारा।
विश्लेषण और मूल्यांकन के बारे में